आदाब नाज़रीन, आप सभी का इस्तकबाल है मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। खबर शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पे। ईरान ने एक बार फिर उड़ाए अमेरिका इजराइल के होश। 2000 किलोमीटर तक दुश्मन को निस्तनाबूद करने वाली अराश 2 नामक ड्रोन का किया मुजाहिरा। औरंगजेब की कब्र पर नहीं थमा बवाल, खुल्दाबाद का नाम बदलकर रत्नापुर करने का ऐलान। वक्फ बिल को लेकर ममता बनर्जी का बड़ा बयान, कहा दीदी आपकी और आपकी जायदाद की हिफाजत करेगी। वक्फ बिल पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का बड़ा ऐलान, वक्फ बिल के लिए रखे जाएंगे 500 सेमिनार, 100 प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने की वक्फ के बाद यूसीसी लाने की तैयारी, बीजेपी एमएलए सुशील कुमार शाक्य ने किया ऐलान। कश्मीर पहुंचे वजीर रिजिजू पर महबूबा मुफ्ती का तंज, कहा 24 करोड़ मुसलमानों के ख्यालों की अहमियत नहीं। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल के बोल से मचा बवाल, कहा पाकिस्तान की जीत पर मुस्लिम फोड़ते हैं पटाखे। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को लगाई फटकार, कहा यूपी में कानून और इंतजामिया पूरी तरह खत्म। हज के सफर के बीच सऊदी अरब जा रहे हैं पीएम मोदी। मोदी के दौरे का एजेंडे में होगा IMEC। जेएनयू तलबा नजीब अहमद लापता मामले पर सीबीआई का दावा, सीबीआई ने बताया सफदरजंग अस्पताल में पहुंचा था नजीब। भारत के लिए ट्रंप का 26% टैरिफ हुआ लागू, 9:31 बजते ही लागू हो गया टैरिफ। नाजरीन, हमें ऐसा खदशा है कि सच्ची खबरें दिखाने में हमें जल्द ही चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है और हमारे YouTube चैनल तहजीब टीवी को टर्मिनेट भी किया जा सकता है। इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमारे नए चैनल जिसका नाम है तहजीब टीवी ऑफिशियल, आप उसे अभी सब्सक्राइब कर लें, ताकि अगर हमारा ओरिजिनल चैनल तहजीब टीवी किसी भी वक्त टर्मिनेट हो जाए तो आप आसानी से हमारे बैकअप चैनल से जुड़ सकें। हमारे नए चैनल तहजीब टीवी ऑफिशियल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। शुक्रिया। ईरान ने अब एक खतरनाक ड्रोन को पेश करके पूरी दुनिया के होश उड़ा दिए हैं। ईरान ने अराश 2 ड्रोन तैयार किया है जो 2000 किलोमीटर के दायरे में दुश्मन को निस्तेनाबूद करने में माहिर है। इन सब के अलावा जिन बुनियाद पर ईरान अमेरिका से लोहा लेने को तैयार है, उसमें ईरान में लगातार बढ़ती न्यूक्लियर सरगर्मियां भी शामिल हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की एक ताजा रिपोर्ट में अमेरिका को बौखला दिया है। रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने अपने यूरेनियम खनन को काफी तेजी से बढ़ा लिया है, जिससे पहले के अंदाजे से कहीं ज्यादा बड़े भंडार का इशारा मिलता है। आज ये बात वाजे हो गई कि आखिर अमेरिका और इजराइल जैसी बड़ी ताकतें ईरान पर हमला करने से क्यों बचती आई हैं। हुती, हिजबुल्लाह जैसे ईरानी सपोर्टेड मिलिट्री ग्रुप्स के लगातार अमेरिका और इजराइल पर हमले के बाद भी ट्रंप ईरान का कुछ इसलिए नहीं बिगाड़ पा रहा क्योंकि ईरान के पास वो ताकतें छिपी हैं जिसके बारे में दुनिया अनजान थी। लेकिन धीरे धीरे ईरान उसका खुलासा करके अमेरिका को ये दिखाना चाह रहा है कि वो ईरान से लोहा लेने की बिल्कुल भी कोशिश न करे, वरना उसका अंजाम बहुत ही खतरनाक होगा। क्योंकि हाल ही में ईरान ने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल सिटी दिखाकर अपने दुश्मन और पूरी दुनिया के होश उड़ाए थे और अब ईरान ने अपने खतरनाक ड्रोन अराश 2 की नुमाइश करके सबको चौंका दिया। प्रेस टीवी के मुताबिक ईरान ने हाल ही में एक भयानक ड्रोन हथियार पेश किया है जिसने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। इस किलर ड्रोन का नाम है अराश 2। 2000 किलोमीटर की घातक पहुंच के साथ ये मौत की मशीन एक ही हमले में दर्जनों इजरायली शहरों को तबाह कर सकती है। ईरानी फौज के ग्राउंड फोर्स कमांडर ब्रिगेडियर जनरल क्यूमार्स हैदरी ने कहा कि अराश 2 हाई प्रिसीशन और निशाने पर लगने वाले लंबी दूरी के ड्रोनों में से एक है। हैदरी ने बताया कि आत्मघाती अराश 2 भी लंबी दूरी का और रडार से बच निकलने वाला ऑटोमेटिक एरियल फिजाई ड्रोन है जिसमें बड़े पैमाने पर तबाही मचाने की बेमिसाल कुव्वत है। एडवांस अराश 2 ड्रोन पहले सितंबर 2022 में पेश किए गए अराश 1 ड्रोन का एक नया वर्जन है जो जंग के हालात में इजराइल के कब्जे वाले इलाकों तेल अवीव और हाइफा को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया है। बता दें कि ईरानी अफसरान बार बार चेतावनी देते आ रहे हैं कि मुल्क अपनी मिलिट्री कुव्वतों को मजबूत करने में जरा भी नहीं हिचकिचाएगा, जिसमें उसकी मिसाइल ताकत भी शामिल है जो पूरी तरह से दिफा के लिए है। ईरान इससे पहले भी मिलिट्री ड्रिल के जरिए अपने दीगर हथियारों की नुमाइश करता आ रहा है, जिसमें बिना टोही ड्रोन कंदिल 4 और 5 टोही ड्रोन, अरबाइन वर्टिकल टेक ऑफ लैंडिंग ड्रोन रॉड 2, कामिकेज ड्रोन रॉड 3, कैमिकेज ड्रोन से के आत्मघाती ड्रोन रडवान घूमता हुआ ड्रोन जैसे हथियार शामिल हैं। इसके अलावा ईरान न्यूक्लियर सरगर्मियों में भी तेजी से मुलव्वस हो रहा है। ईरान ने जहां अपने किलर ड्रोन से दुनिया को चौंकाया है, तो इसके साथ ही उसने न्यूक्लियर सेक्टर में अपनी ताकत का मुजाहिरा करके भी अमेरिका समेत पूरी दुनिया में खलबली मचा दी है। न्यूक्लियर एनर्जी वॉचडॉग के एक चौंकाने वाला नए खुलासे ने पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतों को हिलाकर रख दिया है। ईरान की न्यूक्लियर ख्वाहिशें अमेरिका, इजराइल समेत पूरी दुनिया के लिए कहीं ज्यादा बड़ी और कहीं ज्यादा घातक साबित हो रही हैं। ईरान इंटरनेशनल के मुताबिक नए न्यूक्लियर निगरानी डाटा से पता चलता है कि ईरान ने अपने यूरेनियम खनन को काफी तेजी से बढ़ा रहा है, जो पहले के अंदाजे में कहीं ज्यादा बड़े भंडार का इशारा देता है और 2024 की पहली तिमाही तक 6 और खदानों को ऑपरेट करने का प्लान है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी
IAEA और द न्यूक्लियर एनर्जी एजेंसी के जरिए शाया हुई रिपोर्ट में बताया गया कि ईरान ने 2024 की पहली तिमाही के आखिर तक 6 और यूरेनियम खदानें ऑपरेट करने का प्लान बनाया है। ईरान ने हमेशा कहा है कि उसकी यूरेनियम एनरिचमेंट सरगर्मियां अमन के मकसद के लिए हैं। हालांकि पिछले साल अमेरिका के कुछ दिफाई इदारों ने कहा था कि ईरान के यूरेनियम एनरिचमेंट परमाणु हथियारों के भंडार की हिमायत तो कर सकते हैं, लेकिन वो इसके बढ़ते परमाणु पावर रिएक्टरों को ईंधन देने के लिए काफी नहीं है। यही वजह है कि इजराइल अमेरिका नहीं चाहते हैं कि ईरान न्यूक्लियर पावर बने, और इसी चीज के खौफ ने अमेरिका इजराइल की एक लंबे वक्त से नींदें उड़ा रखी हैं। यही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने सदर का ओहदा संभालते ही ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर के साथ सैंक्शंस लगा दिए थे। दोनों मुल्कों के बीच तनातनी लगातार जारी है। अमेरिका पूरी कोशिश में जुटा है कि ईरान के साथ बातचीत करके उसको न सिर्फ न्यूक्लियर पावर बनने से रोका जाए, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट में उसके बढ़ते हुए दबदबे पर भी रोक लगा दी जाए। औरंगजेब के कब्र के मामले को लेकर सियासत में बवाल मचा हुआ है। इसी बीच महाराष्ट्र की हुकूमत के एक वजीर ने बड़ा ऐलान कर दिया है। दरअसल औरंगजेब की कब्र खुलदाबाद शहर में है। वजीर आला देवेंद्र फडणवीस के वजीर ने खुलदाबाद शहर का नाम बदलकर रत्नापुर रखने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र के समाजी इंसाफ के वजीर, रियासती रहनुमाओं, रियासती लीडर और कई ऑर्गेनाइजेशन ने खुलदाबाद शहर से औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग की है। खुलदाबाद शहर छत्रपति संभाजी नगर से तकरीबन 25 किलोमीटर की दूरी पर है। खुलदाबाद शहर के नाम को लेकर महाराष्ट्र के सामाजिक इंसाफ के वजीर संजय शिरसाट ने कहा कि खुलदाबाद टाउन जहां औरंगजेब की कब्र है उसका नाम बदलकर रत्नापुर किया जाएगा। खुलदाबाद शहर में औरंगजेब की कब्र के साथ उनके बेटे आजम शाह, निजाम, आसफ जहां और कई कब्रें भी मौजूद हैं। औरंगजेब की कब्र को हटाने की मांग करते हुए शिरसाट ने कहा कि छत्रपति संभाजी महाराज पर जुल्म करने और उन्हें मौत के घाट उतारने वाले औरंगजेब के कब्र के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं है। मीडिया से बातचीत के दौरान संजय ने कहा कि पहले छत्रपति संभाजी नगर को खड़की कहा जाता था, जिसके बाद से औरंगाबाद कर दिया गया। इसी तरह खुलदाबाद का पुराना नाम रत्नापुर था, जिसे बाद में औरंगजेब ने बदल दिया। शिरसाट ने अपने ऐलान में यह भी कहा कि हम उन सभी जगहों का नाम बदलेंगे। मंत्री का कहना है कि हुकूमत खुलदाबाद में एक शिवाजी और उनके बेटे की याद में मूर्ति भी बनाएगी। वजह एक है कि जिस औरंगजेब को वहां दफनाया गया, उसके वजह से अगर तुम बवाल करते होंगे, तुम्हारा स्वाभिमान तुमको अगर नजर आता होगा, तो हमारा भी तो स्वाभिमान है ना कुछ। तो इसलिए हमारे जो पुराने नाम थे वो नाम देने की मांग मैंने की है, और सीएम साहब को उस तरीके से मैंने पत्र व्यवहार भी किया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने एक प्रोग्राम के दौरान वक्फ तरमीमी कानून पर रद्द अमल दिया है। साथ ही उन्होंने सभी से एक साथ रहने की अपील की है। सीएम ने कहा कि याद रखें कि दीदी आपकी है और आपकी जायदाद की हिफाजत करेगी। भरोसा रखिए कि हम आपके खिलाफ नहीं हैं, हम आपके साथ हैं। मगरबी बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने आज ऐलान किया कि सूबे में वक्फ तरमीमी बिल लागू नहीं किया जाएगा। कोलकाता में जैन बिरादरी के लिए मुनक्किद एक प्रोग्राम में बोलते हुए बनर्जी ने अवाम, खासकर अक़लियती ग्रुपों को यकीन दिलाया कि उनके हुकूक और जायदाद की हिफाजत की जाएगी। उन्होंने मगरबी बंगाल में अक़लियती बिरादरी के हुकूक की हिफाजत के लिए अपने अज़्म पर जोर दिया। उन्होंने मगरबी बंगाल में अक़लियती बिरादरी के हुकूक की हिफाजत के लिए अपने अज़्म पर जोर दिया। प्रोग्राम में उन्होंने कहा कि हम अक़लियतों के लोगों से कहते हैं कि वक्फ जायदाद को लेकर आपके दिल में दुख हुआ है। आप भरोसा रखिए, बंगाल में ऐसा कुछ नहीं होगा जिसमें कोई डिवाइड एंड रूल होगा। सीएम ममता ने कहा, याद रखें कि दीदी आपकी और आपकी जायदाद की हिफाजत करेगी। भरोसा रखिए, हम आपके खिलाफ नहीं, हम आपके साथ हैं। उन्होंने कहा, आप लोग ये मैसेज दीजिए कि हमें साथ रहना है। हम आपके साथ पहले भी थे और आगे भी रहेंगे। वक्फ तरमीमी बिल हाल ही में लोकसभा और राज्यसभा से पास हुआ था। इसके बाद इस बिल को सदर ने मंजूरी दी थी, फिर ये कानून बन गया था। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के अमृतपुर से बीजेपी एमएलए सुशील कुमार शाक्य ने मीडिया से बात करते हुए दावा किया है कि बीजेपी वक्फ बिल के बाद यूसीसी लाने की स्कीम बना रही है। बता दें कि शाकिया का ये तबसरा बीजेपी के 46वें यौम तासीस के जश्न के बीच आया। उन्होंने कहा कि बीजेपी उन हदफ को पूरा करने के लिए पुरअज़्म है जिसके लिए इसका क़याम किया गया था। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुतनाज़ा वक्फ बिल के पास होने के बाद पार्टी यूसीसी पेश करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि बीजेपी कभी भी अपने मिशन से भटकती नहीं है, चाहे वो राम मंदिर की तामीर हो, आर्टिकल 370 को हटाना हो या वक्फ बिल में तरमीम हो। जल्द ही यूसीसी भी आएगा। उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी की क़यादत में पार्टी ने लगातार 3 बार जीत हासिल की है। शाकिया ने यह भी कहा कि बीजेपी कारकुन पार्टी के हदफ को हासिल करने और मुल्क को कौमी और आलमी सतह पर ऊंचा उठाने के लिए
डेडिकेशन से काम करते हैं। प्रोग्राम में बीजेपी के कई नेता भी मौजूद थे और उन्होंने पार्टी का झंडा फहराकर यौम तासीस मनाया। पार्टी कारकुनान की तारीफ की गई और मिठाइयां बांटी गईं। नीतीश कुमार के बड़बोले एमएलए गोपाल मंडल एक बार फिर अपनी बयानबाजी की वजह से चर्चा में हैं। इस बार उन्होंने पाकिस्तान और भारत के मैच जीतने पर खुशी को लेकर स्पीच दी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के मैच जीतने पर भारत के मुसलमान पटाखे फोड़ते हैं। बिहार में जेडीयू कोटा से चौथी बार एमएलए पद के लिए चुने गए एमएलए गोपाल मंडल मानो हमेशा विवादों में बने रहना चाहते हो। वो अपनी अतरंगी हरकतों की वजह से अक्सर मुतनाज़ा बयान देकर चर्चा में बने रहते हैं। खुद को पर्दे का कलाकार बताने वाले जेडीयू एमएलए नरेंद्र कुमार नीरज उर्फ गोपाल मंडल जहां जाते हैं, उनके एक बयान से नया तनाजा खड़ा हो जाता है। बीते दिनों क्रिकेट टूर्नामेंट इफ्तिताह के दौरान उन्होंने मुसलमानों को लेकर एक मुतनाज़ा बयान दिया। उन्होंने भारत में रहने वाले मुसलमान के लिए कहा कि वो पाकिस्तान के मैच जीतने पर खुश होते हैं और जोरों शोरों से उसे सेलिब्रेट करते हैं। दरअसल गोपाल मंडल बीते दिनों नवगछिया के इस्माइलपुर में एक ग्रामीण क्रिकेट टूर्नामेंट के इफ्ताही प्रोग्राम में शामिल हुए थे, जहां उनके खिताब का वीडियो भी काफी वायरल हो रहा है। उन्होंने कहा कि भारत पाकिस्तान का जब मैच होता है तो भारत जीतता है तो यहाँ के हिंदू पटाखे फोड़ते हैं और जब पाकिस्तान जीतता है तो यहाँ के मुस्लिम भी पटाखे फोड़ते हैं। उनके इस बयान की हर कोई मजम्मत कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने दीवानी मामले को मुजरिमाना केस में बदलने के ट्रेंड पर यूपी पुलिस को कड़ी फटकार लगाते हुए पीर को तबसरा किया कि उत्तर प्रदेश में कानून का इंतजामिया पूरी तरह बर्बाद हो गया है। कोर्ट ने कहा कि दीवानी मामलों को मुजरिमाना मामले में तब्दील करना कबूल नहीं किया जा सकता। अदालत ने उत्तर प्रदेश के पुलिस डीजीपी और जांच अफसरों को हलफनामा दाखिल कर ये बताने को कहा है कि दीवानी तनाज़े के मामले में मुजरिमाना केस क्यों शुरू किया गया। ये तबसरे जज संजीव खन्ना, संजय कुमार और केवी विश्वनाथन की 3 लोगों की टीम ने देबू सिंह और दीपक सिंह की उनके खिलाफ दर्ज मुजरिमाना मामला रद्द करने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई के दौरान की है। पीठ ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा है वो गलत है। रोजाना दीवानी तनाज़ों को मुजरिमाना केस में तब्दील किया जाता है, ये पूरी तरह से गलत है। सिर्फ पैसे न देने पर मामले को मुजरिमाना केस में नहीं बदला जा सकता, ये पूरी तरह से गलत है। कोर्ट ने नाराजगी तब जाहिर की जब वकील ने बताया कि एफआईआर इसलिए दर्ज की गई क्योंकि दीवानी केस तय होने में वक्त लगता है। बेंच ने नाराजगी जताते हुए कहा कि हम जांच अफसरों को हुक्म देंगे कि वो कटघरे में खड़े होकर गवाही दे और बताए कि कैसे क्रिमिनल केस बनाया। कश्मीर की घाटियों में इन दिनों ट्यूलिप गार्डन की बहार छाई हुई है। अक़लियती मामलों की वजीर किरेन रिजिजू इन दिनों कश्मीर के दौरे पर हैं, जिसको लेकर पीडीपी की चेयरमैन महबूबा मुफ्ती ने कहा कि बिल को पास करने के बाद सियासी तौर पर कश्मीर का दौरा चुना है। कश्मीर की राजधानी श्रीनगर में वजीर किरेन रिजिजू ने ट्यूलिप गार्डन की सैर की है, जिसमें जम्मू कश्मीर के वजीर आला उमर अब्दुल्ला और उनके वालिद डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला भी मौजूद थे। इन तस्वीर को सोशल मीडिया पर साझा करने के बाद अपोजिशन ने सवाल करना शुरू कर दिया। इस मुलाकात के बाद पीडीपी के चेयरमैन महबूबा मुफ्ती ने रिजिजू के इस दौरे को सियासी दौरा बताया है। महबूबा मुफ्ती ने कहा, वक्फ बिल को पार्लियामेंट में ज़बरदस्ती पास कराने के बाद किरेन रिजिजू ने स्ट्रेटेजिक रूप से कश्मीर का दौरा चुना है। भारत के एक लौते मुस्लिम यकसरियत वाले सूबे के वजीर आला ने उनको रेड कारपेट से खुश आमदीद किया है। एक ऐसा कदम जो जानबूझकर इस मकसद से लिया गया है कि मुल्क के 24 करोड़ मुसलमानों को ये पैगाम दिया जाए कि उनकी राय की कोई अहमियत नहीं है जब उनके सूबे का लीडर ही इस फैसले के सपोर्ट में खड़ा हो। अपने इस पोस्ट में मुफ्ती ने लिखा कि एशिया के सबसे बड़े ट्यूलिप गार्डन का दौरा किया गया है, जो कि मुस्लिम कम्युनिटी को हाशिए पर धकेले जाने और उनकी ताकत को ख़त्म करने जश्न जैसा लग रहा है। इसके साथ ही महबूबा मुफ्ती ने यह भी लिखा है कि आज इस विधानसभा सेशन का आखिरी दिन है, इसलिए इस बिल को खारिज करने पर जोर देना चाहिए, ना कि इस स्ट्रेटेजिक नाटक को लंबा खींचने की। उन्होंने कहा कि ये चीजें साबित करती है कि किसी को भी इस बिल से कोई फर्क नहीं पड़ता। जेएनयू यूनिवर्सिटी से गुमशुदा तलबा नजीब अहमद के मामले में सीबीआई ने दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में चौंकाने वाला दावा किया है। सीबीआई ने बताया कि नजीब 15 अक्टूबर 2016 को लापता होने से पहले सफदरजंग अस्पताल गए थे, लेकिन उन्होंने एमएलसी जांच नहीं करवाई। ये मालूमात सीबीआई ने मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट ज्योति महेश्वरी की कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट पर सुनवाई के दौरान दी। सीबीआई के मुताबिक नजीब को अस्पताल में डॉक्टरों ने एमएलसी कराने की सलाह दी थी, लेकिन वो दोस्त मोहम्मद कासिम के साथ बिना जांच करवाए हॉस्टल लौट गए। एजेंसी ने दावा किया कि नसीब के अस्पताल जाने का कोई दस्तावेजी सबूत नहीं मिला, जिसकी वजह से डॉक्टरों के बयान नहीं लिए जा सके। नजीब की मां फातिमा नफीस ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट के खिलाफ एहतजाजी दरख्वास्त दाखिल की है। उनके वकील ने इल्जाम लगाया कि जांच सियासती दबाव में बंद की गई है। उन्होंने आगे कहा कि सीबीआई अपने आकाओं के दबाव के आगे झुक गई है। बता दें कि अहमद 15
अक्टूबर 2016 को जेएनयू के माही मांडवी हॉस्टल से लापता हो गया था। इससे एक रात पहले एबीवीपी से जुड़े कुछ तलबा के साथ उनकी झड़प हुई थी। इसके बाद से नजीब का कुछ भी पता नहीं चला। पटियाला हाउस कोर्ट ने सीबीआई की दलील को नोट करते हुए अगली सुनवाई 9 मई 2025 को तय की है। साथ ही जांच अफसरों को अगली सुनवाई में अदालत में हाजिर रहने का हुक्म दिया गया है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओर से तकरीबन 180 मुल्कों पर लगाया गया रेसिप्रोकल टैरिफ आज से लागू हो गया है। सुबह 9:31 पर भारत पर 26% टैरिफ लागू हो गया। भारत पर लगाए गए इस टैरिफ के बाद आज से अमेरिका में बनाए जाने वाले हर भारतीय सामान पर 26% चार्ज लगेगा। कहा जा रहा है कि इस टैरिफ का भारत पर गहरा असर देखने को मिल सकता है। अमेरिका में भारत के सामान पर 26% टैरिफ लगाने से यकीनन उस सामान की कीमत बढ़ेगी। इससे वहां भारतीय बिक्री का मुकाबला भी बढ़ेगा, खासकर उन मुल्कों की तुलना में जिनमें कम टैरिफ लगाया गया है। भारत खासतौर पर इलेक्ट्रॉनिक्स, जवाहरात, ऑटोमोबाइल्स, टेक्सटाइल्स जैसी चीजों में बिजनेस करता है। ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ का सबसे ज्यादा असर दवाओं पर पड़ेगा। भारत से अमेरिका में सस्ती दवाएं जाती हैं। अमेरिका के साथ कारोबार करना भारत के लिए फायदे का सौदा रहा है, क्योंकि उसके इंपोर्ट कम और एक्सपोर्ट ज्यादा है। टैरिफ की वजह से एक्सपोर्ट कम हो सकता है। पीएम नरेंद्र मोदी और अमेरिकी प्रेसिडेंट ट्रंप की दोस्ती जग जाहिर है। ये दोनों एक दूसरे को अच्छा दोस्त बताते हैं, लेकिन ट्रंप ने कहा कि भारत बहुत अधिक टैरिफ लगाता है, इसलिए हमने भी इस पर काम किया है। किर्गिस्तान हुकूमत ने हिफाजत की वजूहात का हवाला देते हुए मुकम्मल चेहरा ढकने वाले नकाब पर बैन लगा दिया है। सरकार का दावा है कि माहौल खराब करने वालों के जरिए नकाब का गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मुस्लिम इंतजामिया ने भी इस फैसले की हिमायत की है। किर्गिस्तान में 90% मुस्लिम रहते हैं। मुस्लिम बहुल किर्गिस्तान ने नकाब पर बैन लगाने का बड़ा फैसला किया है। किर्गिस्तान की सरकार का कहना है कि नकाब में शरपसंद छुपे हो सकते हैं, इसलिए ख्वातीन पूरे शरीर का नकाब पहनकर सड़क पर ना चलें। कानून की खिलाफ वर्जी करने पर सख्त जुर्माने का प्रोविजन भी रखा गया है। मकामी मीडिया एसकेआई प्रेस के मुताबिक मुसलमानों के इंतजामिया ने सरकार के उस ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है जिसमें कहा गया है कि ख्वातीन पूरे शरीर को ढकने वाला नकाब या बुर्का नहीं पहन सकती हैं। मुफ्तियात ने कहा कि जो ख्वातीन पूरे शरीर को ढककर चलती हैं वो एलियन लगती हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ख्वातीन सिर्फ मुंह को ढककर चले। मुफ्तियात ने अपने फैसले में कहा कि शरिया कानून में सिर से लेकर पैर तक को ढकना जरूरी नहीं किया गया है, इसलिए ऐसे फैसलों के खिलाफ फतवा जारी नहीं हो सकता है। सभी लोग सरकार के इन फैसलों को तुरंत मान ले। मुफ्तियात ने आगे कहा कि सरकार ने सिक्योरिटी वजूहात से ऐसा फैसला किया है। सरकार की बातों का भी ध्यान रखने की जरूरत है। सरकार का तर्क है कि नकाब और बुर्का पर बैन नहीं लगाया गया तो इससे जुर्म बढ़ सकते हैं। सरकार का कहना है कि अपराधी इसका गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। हमने इसकी मिसाल देखी है, जिसके बाद इसे बैन लगाने का फैसला किया गया है। पीएम नरेंद्र मोदी अप्रैल में सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं, जहां वो कारोबार, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी और डिफेंस कॉर्पोरेशन पर चर्चा करेंगे। ये सफर भारत, मिडिल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक गलियारे IMEC पर भी मरकूज होगी। दोनों देशों के बीच दो तरफा रिश्ते मजबूत हुए और तिजारत में लगातार इजाफा देखा गया है। भारतीय इन्वेस्टमेंट में सऊदी अरब में बढ़ रहा है। ये सफर दोनों देशों के स्ट्रैटेजिक रिश्तों को और मजबूत करेगी। बीते कुछ सालों में भारत और सऊदी के बीच रिश्ते बेहद मजबूत हुए हैं। खाड़ी देश में करीब 26 लाख भारतीय रहते हैं और इसे दोनों देशों के बीच में रिश्तों का एक अहम सुतून माना जाता है। अप्रैल 2016 में पीएम मोदी की रियाद सफर को भारत सऊदी अरब संबंधों में एक नया बाब खोलने के लिए अहम माना गया था। पीएम मोदी अप्रैल के तीसरे हफ्ते में सऊदी अरब का सफर कर सकते हैं। उनका ये लगभग 4 साल में पहला सफर होगा। बीते साल नवंबर में सऊदी वजारत खारजा प्रिंस फैजल बिन फरहान अल सऊद भारत के दौरे पर आए थे। इस दौरे के दौरान दोनों देशों ने तिजारत, इन्वेस्टमेंट, एनर्जी, दिफा और सकाफत के शोबे में अपनी स्ट्रैटेजिक साझेदारी को मजबूत करने पर बातचीत की थी। गजा में फिलिस्तीनियों पर लगातार जारी इजरायली जुल्म को लेकर कुछ दिनों पहले कई अहम मुस्लिम उलेमाओं ने एक फतवा जारी किया था, जिसमें सभी मुसलमानों और मुस्लिम बहुल देशों से इजराइल के खिलाफ जिहाद छेड़ने की अपील की गई थी। अब इंटरनेशनल यूनियन ऑफ मुस्लिम स्कॉलर्स IUMS के फतवे को लेकर इजिप्ट के ग्रैंड मुफ्ती नाजिर अय्याद ने सख्त नाराजगी का इजहार किया है। मुफ्ती नजीर ने कहा कि इस तरह से फतवा जारी करना बिल्कुल गैर जिम्मेदाराना है। अय्याद ने कहा कि ऐसे फतवे समाजी हिफाजत और मुस्लिम देशों की स्टेबिलिटी को भी खतरे में डालते हैं। मिडल ईस्ट से आई रिपोर्ट के मुताबिक मिस्र के अय्याद ने अपने बयान में जोर देकर कहा कि जिहाद का ऐलान करने का हक सिर्फ तस्लीम शुदा स्टेट और सियासी क़यादत के पास है। IUMS जैसी तंजीमों के पास इसका कोई कानूनी हक नहीं है। उन्होंने कहा है कि फ़िलिस्तीनी लोगों की हिमायत करना मजहबी के साथ ही इंसानी फरीज़ा भी है, लेकिन हिमायत इस तरह दी जानी चाहिए जो हकीकत में उनके हकों की हिफाजत करे। वहीं मिस्र के एक अहम हुकूमत हिमायती सल्फ़ी मौलाना यासर
बुरहामी ने भी IUMS के फतवे को खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि ये गैर मुनासिब है और इसराइल के साथ मिस्र की 1979 की पीस ट्रीटी के अपोजिट है। बुरहामी मिस्र के सल्फी आंदोलन के चीफ और मिस्र के सदर अब्देल फत्ताह अल सीसी के अहम हिमायतियों में से एक हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने एक बड़ा ऐलान किया है जिसमें बताया गया कि वक्फ बिल कानून के सपोर्ट में कई प्रोग्राम किए जाएंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने ईद के प्रोग्राम के जरिए वक्फ कानून बिल पर एक ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हम इस कानून के मकसद और इसके फ़ायदों को हर इंसान तक पहुंचाने के लिए मुल्क भर में 100 से ज़्यादा प्रेस कॉन्फ्रेंस और 500 से ज़ायद सेमिनार मुनक्किद करेंगे। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने राजघाट में ईद मिलन प्रोग्राम रखा था। इस मौके पर मौजूद तमाम लीडरों और मजहबी शख्सियात ने वक्फ कानून को मुसलमानों के लिए तारीखी और तब्दीली करने वाला कदम बताया। इस मौके पर वक्फ बिल पर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी के चेयरमैन जगदम्बिका पाल और RSS के रामलाल ने इस कानून की ज़रूरत और इसके फ़ायदे की बात बताई। मंच पर खड़े होकर JPC के चेयरमैन जगदम्बिका पाल ने कहा कि ऐसा लगता है जैसे पूरा मुल्क वक्फ बिल कानून पर मोहर लगाने के लिए इकट्ठा हुआ है। उन्होंने वक्फ बिल को मुसलमानों के लिए एक इनकलाबी कदम बताते हुए कहा कि यह कानून समाज में लंबे वक्त से चली आ रही गलतफहमियों और जुल्म को ख़त्म करने का सुनहरा मौका देता है। उन्होंने कहा कि इस बिल से कमजोर मुसलमानों को मदद मिलेगी। रूस ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी को दो तरफा वर्ल्ड वॉर में जर्मनी पर जीत की 80वीं सालगिरह के मौके पर 9 मई को मुनक्किद होने वाले प्रोग्राम में शामिल होने के लिए न्योता दिया है। बता दें कि इसकी मालूमात नायाब वजीर खारजा एंड्री रुडेंको ने की है। वहीं मॉस्को की उम्मीद है कि 9 मई की परेड में भारतीय PM शामिल होंगे। रूसी नायब वजीर खारजा के हवाले से कहा गया था कि दावत पहले ही भेजी जा चुकी है और सफर का प्लान बनाया जा चुका है। रूस ने इस साल की विजय दिवस परेड में शामिल होने के लिए कई दोस्त देशों के लीडरान को भी दावत दी है। PM मोदी ने जुलाई 2024 में रूस का दौरा किया था, जो लगभग 5 सालों में रूस का उनका पहला दौरा था। उन्होंने 2019 में एक इकोनॉमिक समिट में भाग लेने के लिए व्लादिवोस्तोक शहर का दौरा किया था। पिछले सफर के दौरान PM मोदी ने रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन को भारत आने की दावत भी दी थी। पुतिन ने पहले ही भारत आने के लिए PM मोदी की दावत को कबूल कर लिया। हालांकि रूस के सदर के सफर की तारीखों का अभी खुलासा नहीं हो पाया है। पुतिन और मोदी लगातार राबता बनाए रखते हैं। हर 2 महीने में एक बार टेलीफोन पर बातचीत करते हैं। खासकर आलमी प्रोग्रामों के दौरान दोनों नेता ज्यादती तौर पर भी मिलते हैं। नाज़रीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।